दोस्तों आज हम एक बेस्ट इन्वेस्टिगेशन क्राइम थ्रिलर मूवी की कहानी देखने वाले हैं जो पार्थ नाम के एक साधारण डिलीवरी बॉय से शुरू होती है। लेकिन उसकी जिंदगी तब अचानक बदल जाती है जब शहर में एक के बाद एक रहस्यमय हत्याएं होने लगती है। लोगों को मारकर उनके होठ सील दिए जाते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है लेकिन उन्हें एक भी सुराग नहीं मिल रहा था। अब अजीब बात यह होती है कि हर वारदात किसी न किसी तरीके से डिलीवरी बॉय पार्थ से जुड़ी हुई लगती है। उसकी मौजूदगी और हालात उसे शक के घेरे में खड़ा कर देते हैं। ऊपर से उसके पिताजी पुलिस विभाग में होने की वजह से ये केस और भी पेचीदा बन जाता है। हर दिन नए सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या पार्थ इन घटनाओं का हिस्सा है या फिर सिर्फ परिस्थितियों का शिकार, और क्यों हर सुराग उसके आसपास से आकर रुक जाता है। अब इन रहस्यों का राज धीरे धीरे खुलने लगता है। लेकिन दोस्तों आप सोचने लगोगे कि यही किलर होगा तो आप गलत होंगे। क्लाइमैक्स में जो ट्विस्ट रिवील होता है वो देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों इस मूवी का नाम है डिलीवरी बॉय 2, जो कि हाल ही में 2025 में रिलीज हुई है, जिसे डायरेक्ट किया है अश्विन त्रिपाठी जी ने, और IMDb पर मिले हैं इस फिल्म को 8 आउट ऑफ 10। तो अब चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें विपक्षी मंत्री शंकर पटनायक को दिखाया जाता है। वो किसी को कॉल करता है लेकिन दूसरी तरफ वाला आदमी उसका कॉल कट कर देता है। वो दोबारा से कॉल करता है और कहता है कि मैं विपक्षी पार्टी का मंत्री शंकर पटनायक बोल रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम सत्ताधारी पार्टी के लिए काम कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें उनसे 2 गुना पैसे दूंगा। अब पैसे की बात सुनते ही दूसरी तरफ से बात कर रहा कुमार साहू, जो मीडिया का हेड होता है, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर चैनल चलाता है, वो खुशी से हंसने लगता है और कहता है कि आप ऐसा कीजिए, शाम को मुझसे मिलने के लिए आ जाइए, फिर हम आगे का सब कुछ तय करेंगे। और ये सीन यहीं पर कट होता है। अब उसके अगले सीन में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर गोपाल नाम का एक बंदा अपने कांस्टेबल दोस्त प्रदीप को बताता है कि आज मेरी बेटी रिंकू का बर्थडे है, लेकिन वो मुझे आज के दिन हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। वो हर पल मेरा माँ की तरह ख्याल रखती थी, अब मैं उसके बिना कैसे जीऊंगा। इस तरह से दुखी हो जाता है। तो प्रदीप उससे पूछता है कि तुम्हारे बेटी के साथ क्या हुआ। तो अब गोपाल उसे अपनी दुख भरी कहानी बताने लगता है। कहानी जाती है फ्लैशबैक में, यानी कि कुछ दिन पहले, जहाँ पर हम देखते हैं रिंकू और उसके पिताजी गोपाल बहुत ही हंसी खुशी अपनी लाइफ जी रहे होते हैं। रिंकू पढ़ाई में बहुत ही अच्छी होती है और वो कॉलेज के स्टूडेंट को पढ़ाती थी। ऐसे ही एक म्यूजिक कंपटीशन में उसने पार्टिसिपेट किया था, तो उसका गाना और लुक एक डायरेक्टर को बहुत ही पसंद आ जाता है, इसलिए वो रिंकू को अपने एक फिल्म में हीरोइन के तौर पर लीड रोल दे देता है। इस बात से रिंकू भी बहुत खुश हो जाती है और वो यही बात अपने पिताजी को बताती है। गोपाल कहता है कि मुझे तो इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता, अगर तुम्हें सही लगता है तो तुम कर सकती हो। तो अगले ही हफ्ते से रिंकू शूटिंग पर जाने लगी, लेकिन ऐसा लगता था कि उसका काम बहुत ज्यादा था। वो सुबह जाती थी, रात को घर पर आती थी। अब देर रात से घर पर लौटने की वजह से उसके पिताजी थोड़ा परेशान हो जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं गोपाल हॉस्पिटल में काम कर रहा होता है, तभी दूसरा वार्ड बॉय वहां पर आकर उसे एक वीडियो दिखाता है, जिसे देखकर गोपाल तो शॉक ही रह जाता है। दरअसल न्यूज में दिखाया गया था कि रिंकू नाम की एक लड़की का MMS वायरल हुआ है। अब गोपाल घर पर जाकर अपनी बेटी से इन सब के बारे में पूछता है। रिंकू बताती है कि पापा मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, उन लोगों ने तो बताया था कि यह सिर्फ शूटिंग का हिस्सा है, पता नहीं ये सब कुछ गंदी तरीके से कट करके कौन प्रेजेंट कर रहा है। गोपाल कहता है कि बेटा इस न्यूज से हमारी बहुत बदनामी होगी। रिंकू कहती है कि मुझे लगता है कि ये सब कुछ वो रिपोर्टर विक्रम कर रहा है, उसने मुझे धमकी दी थी, उसने मुझे कहा था कि ये फिल्म में रोल उसकी वजह से ऑफर हुआ है, तो हम घूमने के लिए जाते हैं, रात को मजे करेंगे, फिर तुम चली जाना। लेकिन मैंने उसे मना कर दिया, मुझे लगता है कि वो इसी बात का बदला ले रहा है। अब गोपाल कहता है कि बेटी तुम सब कुछ ठीक कह रही हो, लेकिन अब तुम्हारे इस वीडियो की वजह से हमारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा, समाज में हमें लोग किस नजर से देखेंगे, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब रिंकू बहुत रोने लगती है, कहती है कि प्लीज पापा मेरा भरोसा कीजिए, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन गोपाल निराश होकर वहां से चला जाता है। यहाँ इस तरफ वो रिपोर्टर विक्रम बर्ता न्यूज़पेपर के मालिक रतिलाल से मिलता है, और दोस्तों इन लोगों ने ही वो रिंकू की गलत न्यूज फैलाई थी ताकि उन्हें मीडिया में ज्यादा अटेंशन मिल सके, उनकी न्यूज वायरल हो जाए। इन लोगों को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि उस लड़की की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा। उसके बाद हम बंटी नाम के एक रोस्टर को देखते हैं, जो यूट्यूब पर लोगों को रोस्ट करने की वीडियो बनाता है। उसे भी इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए पैसे मिलते हैं, और वो रिंकू के बारे में गलत सलत बातें बोलकर वीडियो बनाता है, जिस वजह से पब्लिक में रिंकू के बारे में और भी गलत फहमियां पैदा हो जाती है। लेकिन दोस्तों अब ये मैटर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो हम देखते हैं कि फिल्म का हीरो राहुल मीडिया के सामने आकर ये बात क्लियर कर देता है कि आप जो भी MMS देख रहे हो वो सिर्फ हमारे मूवी का एक सीन है, लेकिन उसे गलत तरीके से मीडिया में दिखाया जा रहा है, इसलिए आप रिंकू पर कोई भी लांछन मत लगाइए, उसने कोई भी गलत काम नहीं किया है, किसी ने उसके खिलाफ ये सब कुछ साजिश रची है। तो दोस्तों अब हीरो के कहने की वजह से ये मैटर थोड़ा क्लियर हो जाता है, और अब रिंकू के पिताजी को भी पता चलता है कि उनकी बेटी का इसमें कोई भी दोष नहीं था।
अब उसके अगले दिन वो अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं, लेकिन तब तक उनकी बेटी रिंकू ने अपने हाथ की नस काट कर आत्महत्या कर ली थी। उसके बारे में जो गलत बातें बोली गई थी वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपनी बेटी को मरा हुआ देखकर गोपाल फुट फुट कर रोने लगता है। कहता है कि मैंने ही अपनी बेटी पर विश्वास नहीं किया, इसी वजह से मेरी बेटी मारी गई। इस तरह से वो ये सारी बातें हॉस्पिटल में अपने दोस्त प्रदीप को बता रहा होता है, तो यहाँ पर प्रदीप उसे संभालता है। खैर, अब दोस्तों उसके अगले सीन में एंट्री होती है हमारे कहानी के हीरो पार्थ की, जो कि एक फूड डिलीवरी बॉय होता है। अब यहाँ पर एक जगह पर दो बंदे लड़ रहे होते हैं, तो पार्थ उनका झगड़ा सुलझा देता है। फिर रात को हम देखते हैं अचानक ही एक जगह पर उस रिपोर्टर लड़के विक्रम की मौत हो जाती है। तो लोगों को पता चलने पर वो तुरंत ही पुलिस को बुला लेते हैं। थोड़ी देर में पुलिस क्राइम लोकेशन पर पहुंचती है। यहाँ पर ऑफिसर प्रताप चंद पारिक लेडी ऑफिसर हेमा और कांस्टेबल प्रदीप को बॉडी की जांच करने के लिए कहता है। अब यहाँ पर छानबीन करने के बाद फॉरेंसिक टीम का एक ऑफिसर कहता है कि सर, ये मर्डर बहुत ही प्लान करके किया गया है, कोई भी सुराग नहीं छोड़ा है, ना कोई फिंगरप्रिंट्स, ना कोई निशान। अब उस लड़के विक्रम की लाश को हम देखते हैं तो उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारपीट कर उसके होठ सिल दिए गए थे। तो फॉरेंसिक ऑफिसर कहता है कि ये क्राइम करने वाला कोई मेडिकल बैकग्राउंड से हो सकता है, क्योंकि ये काम कोई जानकारी के बिना कर नहीं सकता। अब इसके बाद बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। तो फिर यही सारी बातें वो लोग ऑफिसर प्रताप चंद को जाकर बताते हैं। तो प्रताप चंद मीडिया को बताता है कि यहाँ पर बहुत ही खतरनाक तरीके से मर्डर हुआ है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम जल्द ही अपराधी को ढूंढ लेंगे। तो अब उसी जगह पर हम ईशा नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि रिपोर्टर होती है। वो भी अपनी न्यूज में इसी मर्डर के बारे में लोगों को बताती है। और यहाँ पर कैफे में उसकी ये वीडियो पार्थ देख रहा था और पार्थ ईशा की ये वीडियो बार बार अपने दोस्तों को भी दिखाता है। दरअसल दोस्तों, ईशा पार्थ की गर्लफ्रेंड थी और उसे काम करता हुआ देखकर वो बहुत खुश हो रहा होता है। उसके दोस्त भी भाभी की तारीफ करते हैं। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं कांस्टेबल प्रदीप को पुलिस स्टेशन पहुंचने में थोड़ी सी देर होती है। इस बात को लेकर ऑफिसर प्रताप चंद उसे बहुत डांटने लगता है। प्रदीप कहता है कि सर, वो मेरी स्कूटी खराब हो गई थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन ऑफिसर तो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। तभी एक दूसरे कांस्टेबल को मीडिया से ऐश्वर्या नाम की लड़की का कॉल आता है और वो बात करने के लिए तुरंत ही फोन प्रताप चंद को दे देता है। दरअसल प्रताप चंद सिर्फ अपनी पढ़ाई करना चाहता था। भले ही वो कोई केस सॉल्व ना करे, लेकिन वो चाहता था कि उसके बारे में न्यूज में खबर आए कि वो कितना होशियार पुलिस ऑफिसर है। अब दोस्तों, यहाँ दूसरी तरफ हम रतिलाल को एक बंदे के साथ झगड़ा करता हुआ देखते हैं। पार्किंग की वजह से ये झगड़ा हो रहा था। तभी हम देखते हैं पार्थ भी वहीं से गुजर रहा होता है और वो उन दोनों के झगड़ते हुए वीडियो बना लेता है। फिर पार्थ वहां से अपनी गर्लफ्रेंड ईशा से मिलने के लिए जाता है। पहले तो वो उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है कि तुम्हारा रिपोर्टर बनने का सपना पूरा हो गया, अब तुम्हें मुझे खाने की ट्रीट देनी होगी। ईशा कहती है कि मैं यहाँ पर बहुत नर्वस हूँ और तुम्हें खाने की पड़ी है। पार्थ उसका हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि अरे तुमने बहुत ही बढ़िया किया, तुम कितनी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही थी, इसलिए तुम खुद पर डाउट मत करो। अब इतने में ही ईशा का सीनियर रिपोर्टर संतु वहां पर आता है और ईशा को डांटने लगता है। कहता है कि तुम्हें ज्यादा उछलने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। ये देखकर अब पार्थ उस संतु की तारीफ करने लगता है। कहता है कि सर, आप तो बहुत ही बढ़िया रिपोर्टिंग करते हो, बहुत ही फेमस रिपोर्टर हो। ऐसा कहते हुए उसके साथ एक सेल्फी भी लेता है, जिससे कि अब संतु खुश हो जाता है और ज्यादा बड़बड़ ना करते हुए वहां से निकल जाता है। अब दोस्तों, यहाँ इस तरफ रतिलाल के पास काम करने वाला वो रिपोर्टर विक्रम मर चुका था, तो वो अपने यहाँ पर दूसरे लड़के को काम पर रखता है। उसे कहता है कि तुम्हें बस ब्रेकिंग न्यूज लानी है, फिर हम उसे और मिर्च मसाला लगाकर बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे और पैसा ही पैसा कमाएंगे। फिर यहाँ पर रात को हम पार्थ को देखते हैं। वो अपने पिता कांस्टेबल प्रदीप के साथ खाना खा रहा होता है और उस विक्रम नाम के लड़के के मर्डर के बारे में पूछता है। उसके पिता प्रदीप कहते हैं कि उस केस की जांच चल रही है, ऊपर वाला सही फैसला करेगा और जब मुजरिम पकड़ा जाएगा तो सब कुछ पता चल ही जाएगा, तुम चिंता मत करो, बस अपने काम पर ध्यान दो। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं मीडिया हेड कुमार साहू ईशा को डांट रहा होता है, क्योंकि उसने जो विक्रम के मर्डर के बारे में रिपोर्ट बनाई थी उस पर बहुत ही कम व्यूज आए थे। ईशा कहती है कि सर, मैंने जो कुछ भी बताना था वो सब कुछ बता दिया है। लेकिन इतने में ही वहाँ पर संतु आता है और कहता है कि सर, हमें इस न्यूज को और मिर्च मसाला लगाकर बताना चाहिए, जैसे कि हम हेडलाइन बनाएंगे कि सच छुपाने के लिए हत्यारा ने रिपोर्टर के होठ सिल दिए। ये देखकर कुमार साहू कहता है कि बहुत बढ़िया संतु, तुम जो न्यूज बनाते हो ना उससे मिलियंस में व्यूज आते हैं। लेकिन ईशा कहती है कि सर, इनके न्यूज वेरीफाई नहीं होते। कुमार साहू कहता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैं कुछ नहीं जानता, तुम संतु के अंडर ही काम करोगी। तो दोस्तों, देख रहे हो आप किस तरह से मीडिया में काम चल रहा होता है। अब दोस्तों, यहाँ दूसरी तरफ हम पार्थ को देखते हैं, जो फूड डिलीवरी करने के लिए रतिलाल के घर पर आता है। लेकिन रतिलाल उसे कहता है कि हमने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। उसकी पत्नी नहाने के लिए जा रही थी, वो उससे भी पूछता है तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं मंगाया। तो इसलिए पार्थ वहां से चला जाता है। फिर उसके थोड़ी देर बाद में हम पार्थ और ईशा को कैफे में देखते हैं। अपने बॉस की वजह से ईशा का मूड बहुत खराब हो चुका था।
पार्थ के पूछने पर वो बताती है कि मेरा बॉस मुझे न्यूज को तोड़ मरोड़ कर दिखाने के लिए फोर्स कर रहा है। मैंने तो रिपोर्टिंग इसलिए ज्वाइन की थी क्योंकि मैं लोगों के सामने सच को लाना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ पैसों के लिए काम हो रहा है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर टीवी में न्यूज आती है कि बर्ता न्यूज़पेपर के मालिक रतिलाल को किसी ने मार दिया है, और अब न्यूज रिपोर्टर वाले और पुलिस वाले वहाँ पर जाकर पूछताछ करने लगते हैं। दोस्तों, ये मर्डर पिछले मर्डर की तरह ही हुआ था। रतिलाल को बीमार कर उसके होठ सील दिए गए थे। अब यहाँ रात को हम देखते हैं ईशा पार्थ से कहती है कि थैंक यू मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, और यही तुम्हारी अच्छाई देखकर मैंने तुम्हें पहले प्रपोज किया था। इस तरह से वो दोनों ही एक दूसरे के सामने अपने प्यार का इजहार करते हैं। अब दोस्तों, अगले दिन हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं कि सभी लोग बारीकी से काम करने लगते हैं, क्योंकि शहर में मर्डर होते जा रहे थे लेकिन अभी तक मुजरिम पकड़ा नहीं गया था। तो इसलिए ये केस हैंडल करने के लिए एसपी अमिताभ को भेज दिया जाता है। वो थाने में पहुंचते ही इस केस के सारे फाइल्स मंगाता है। अब उसके अगले सीन में हमें रोस्टर विवेक को दिखाया जाता है। वो अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक दूसरा रोस्टिंग वीडियो बना रहा था, लेकिन तभी अचानक उसके घर के दरवाजे पर घंटी बजती है। बार बार घंटी बजाने की वजह से वो परेशान हो जाता है और बाहर देखने के लिए जाता है, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं उसका कैमरा कोई बंद करता है, और उसके थोड़ी देर बाद न्यूज वाले उस यूट्यूबर विवेक के घर पर पहुंच जाते हैं। तो संतु न्यूज बनाते हुए कहता है कि पब्लिक के सामने पुलिस की एक और बार हार हुई है। मेरा बहुत ही करीबी दोस्त यूट्यूबर विवेक, उसका मर्डर हो चुका है। इतने लोगों की मौतें हो रही है, लेकिन पुलिस अब तक क्या कर रही है? जल्दी से अपराधी को पकड़ना होगा, वरना शहर में दहशत फैल जाएगी। तो अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस रोस्टिंग करने वाले विवेक की मौत हो चुकी है। पुलिस की टीम उसके घर पर पहुंचकर छानबीन शुरू करती है, लेकिन वहां पर भी उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिलता। अब यहाँ पर अमिताभ अपने ऑफिसर प्रताप चंद को डांटने लगता है, क्योंकि उसने केस की जांच पड़ताल में लापरवाही की थी। अमिताभ उसे कहता है कि भले यहाँ पर कोई सबूत ना हो और ना ही कोई फिंगरप्रिंट्स हो, तुम एक काम करो, जितने भी लोग मरे हैं उन्हें जो कोई भी जानता है उन सब लोगों की एक लिस्ट निकाल कर मुझे दो। उनकी कॉल हिस्ट्री में कुछ सस्पिशियस मिलता है कि देखो, क्राइम लोकेशन पर जितने भी सीसीटीवी कैमरास मौजूद है उसे चेक करो, जरूर हमें कुछ ना कुछ सुराग मिलेगा। और मैं एक बात नोटिस कर रहा हूँ, जो लोग मीडिया में है उन्हीं लोगों की हत्याएं हो रही है, इसलिए तुम उन लोगों की लिस्ट निकालो जिसने पिछले एक साल में मीडिया के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई हो, और ये सब कुछ जल्दी से मेरे टेबल पर होना चाहिए। प्रताप चंद ठीक ऐसा कहता है और बाहर जाता है। तो मीडिया वाले उसे पकड़ लेते हैं और सवाल पूछने लगते हैं कि अपराधी कब पकड़ा जाएगा, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करते वहां से निकल जाता है, क्योंकि दोस्तों उसके पास तो कोई भी जॉब नहीं था। अब इसके बाद ऑफिसर अमिताभ की इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू हो जाती है। वो सब लोगों को थाने बुलाकर पूछताछ करता है। पहले जो रिंकू मरी थी उसके पिताजी गोपाल को बुलाता है, फिर जो रतिलाल मरा था उसकी वाइफ से पूछताछ करता है, और अब यहाँ पर यूट्यूबर विवेक का मर्डर हो चुका था। फिर यहाँ दूसरी तरफ हम कुमार साहू को देखते हैं। वो अपने कंपनी के लोगों को विपक्षी पार्टी के नेता शंकर पटनायक को इंट्रोड्यूस करता है। कहता है कि ये हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले हैं। अब शहर में बहुत सारी हत्याएं हो रही है, लेकिन पुलिस अभी तक मुजरिम को नहीं पकड़ पाई, इसलिए हम पुलिस के ऊपर ऐसी न्यूज बनाएंगे जिससे कि पुलिस पर दबाव पड़े, क्योंकि ये केस बहुत ही पॉपुलर हो चुका है। इससे हमें पब्लिक का अटेंशन मिलेगा और हमारा चैनल बूस्ट होगा। बहुत लोग हमारे न्यूज को देखेंगे तो हमें बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। फिर वो बताता है कि हम सत्ता पार्टी के खिलाफ भी आवाज उठाएंगे, उनके खिलाफ गलत प्रॉब्लम खड़ी करके लोगों को गुमराह करेंगे, और इसके लिए सभी लोगों को सैलरी में 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा ऐड करके दिए जाएंगे। तो ये बात सुनकर सभी एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन उनके कंपनी में सत्या नाम का एक बंदा होता है। वो कहता है कि सर, मैं ये काम करने के लिए यहाँ पर नहीं आया था, ऐसे झूठी खबरें फैलाना मेरा काम नहीं है। अगर आप इसी तरह से काम करना चाहते हो तो मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ। ऐसा कहकर वो वहां से निकल जाता है, लेकिन फिर भी वो बाकी के लोग अपना काम कंटिन्यू करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ दूसरी तरफ पार्था और ईशा एक दूसरे से बातें करते हुए जा रहे थे। पार्था कहता है कि चलो हम एक मूवी देखने के लिए चलते हैं। वो ऑनलाइन देखते हैं कि किसकी मूवी चल रही है, तो उसे देखकर ईशा कहती है कि यूट्यूब पर तो इस मूवी को 2 ही स्टार मिले हैं, लेकिन पार्था कहता है कि यहाँ वेबसाइट पर तो बहुत ही अच्छा रिव्यू है, 4.2 स्टार। देखो, कुछ लोग पैसे लेकर रिव्यू करते हैं और फिल्म के बारे में निगेटिव बातें बताते हैं। अगर हम ऐसे ही लोगों की बातें सुनते रहे तो अच्छी फिल्में देखने का मजा हम खो देंगे, इसलिए चलो। तो अब ईशा भी मान जाती है। अब यहाँ हॉस्पिटल में हम देखते हैं गोपाल कुछ दवाइयाँ इकट्ठा करके ले जा रहा था। उसे ऐसा करते हुए एक दूसरा वार्ड बॉय देख लेता है। उसकी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं पार्थ का दोस्त सुरेश उसे कहता है कि मुझे एक लड़की से मिलने के लिए जाना है, इसलिए जहाँ पर मुझे डिलीवरी करने के लिए जाना है, क्या तुम वहाँ पर जा सकते हो? तो अपने दोस्त की मदद करने के लिए पार्थ हाँ कहता है। अब शाम होने के बाद एक होटल में हम देखते हैं संतू और उसके जैसे रिपोर्टर एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। संतू यहाँ पर अपनी ही बढ़ाइयाँ करने लगता है। उन्हें बताता है कि न्यूज कैसे वायरल होती है, किसी भी न्यूज को मिर्च मसाला लगाना ही पड़ता है। वो कहता है कि जानते हो, कुछ महीने पहले एक लड़की का एमएमएस लीक हुआ था, वो मेरी ही वजह से हुआ था, और उस वीडियो को 7.6 मिलियन व्यूज आए थे। तो वो सभी लोग शॉक रह जाते हैं। दरअसल संतू उन लोगों को वैसे ही काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। अब थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाता है, लेकिन तभी अचानक
अचानक वहाँ पर 5 मिनट के लिए लाइट चली जाती है। फिर लाइट आती है, लेकिन बहुत देर होने के बावजूद भी संतु वापस नहीं आता। तो वो लोग उसे देखने के लिए जाते हैं, लेकिन संतु वहाँ पर मरा पड़ा था। ये देखकर वो लोग घबरा जाते हैं और तुरंत ही पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस वहां पर पहुंचकर मैनेजर से पूछताछ करती है। फिर वहां का सीसीटीवी कैमरा चेक करने पर उन्हें वहां पर एक डिलीवरी बॉय दिखाई देता है। उसके शर्ट से वो कंपनी का पता करते हैं और तुरंत ही उसे पकड़ने के लिए उस डिलीवरी बॉय के मैनेजर के पास पहुंच जाते हैं। मैनेजर से पूछते हैं कि शाम को उस होटल में डिलीवरी देने के लिए कौन गया था। तो उस बंदे के बारे में पता करके वो उसे पकड़कर थाने ले आते हैं। लेकिन उसे मारपीट करने पर सुरेश बताता है कि मैं तो एक काम से बाहर गया था, मेरी जगह पर वहाँ आपके यहाँ की कांस्टेबल प्रदीप का बेटा पार्थ डिलीवरी देने के लिए गया था। अब ये बात जानने के बाद पार्था के पिता दुखी होकर अपने ही बेटे को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले आते हैं। उनका बेटा ऐसा कुछ कर सकता है, इस बात से वो बहुत ज्यादा शॉक रह गए थे। अब यहाँ पर थाने में पुलिस पार्था से पूछती है कि बताओ तुमने उन लोगों को क्यों मारा। लेकिन पार्था बार बार यही कहता है कि मैंने उन लोगों को नहीं मारा है, प्लीज मेरे ऊपर यकीन कीजिए। तो ऑफिसर अमिताभ कहता है कि ठीक है, तुम ये बताओ तुम्हारे फैमिली में कौन कौन रहता है। पार्था बताता है मैं, पिताजी और मेरी बहन, उसका नाम है पल्लवी, वो हमारे साथ रहती थी। अब पल्लवी के बारे में सुनकर ऑफिसर शॉक रह जाता है, क्योंकि उन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं था। फिर अमिताभ उसे पूछता है कि अब तुम्हारी बहन पल्लवी तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहती। तो दोस्तों अब यहाँ पर पार्था अपनी बहन पल्लवी की कहानी बताने लगता है। दोस्तों पल्लवी बचपन से ही अपने पिता प्रदीप और भाई पार्था से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। ये लोग हंसी खुशी जिंदगी बिताते हुए बड़े हो जाते हैं। पल्लवी घर की बड़ी बेटी होने की वजह से वो अपने परिवार की मदद करने के लिए फूड डिलीवरी का काम करने लगती है, और जो बाकी का समय मिलता वो उसमें गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करती। और उस समय उसका भाई पार्थ पढ़ाई कर रहा था। इस तरह से ये लोग अपनी जिंदगी बिता रहे थे। तो एक दिन पार्थ अपने पिता से कहता है कि मुझे डिजाइन का कोर्स करना है, जिसके लिए मुझे 15,000 रुपए चाहिए, और ये कोर्स करने के बाद मुझे कुछ अच्छी सी जॉब मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों जब पार्थ की माँ गुजर गई थी तब उनकी बीमारी में बहुत खर्चा हुआ था। उस वक्त इलाज के लिए उन्होंने अपना घर भी गिरवी रख दिया था, और अभी तक उन्हें उसके पैसे भी चुकाने थे, इसलिए उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। और इसी कारण की वजह से उसके पिता उसे पैसे देने से मना करते हैं। इस बात को लेकर उनमें बहस हो जाती है। तब पल्लवी बात को संभालते हुए कहती है कि ठीक है, आप अपने काम पर चले जाइए, मैं देखती हूँ क्या हो सकता है। मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपए है, मैं बाकी के पैसों का इंतजाम करती हूँ। फिर वो अपने काम पर जाती है। मैनेजर से कुछ एडवांस के तौर पर पैसे मांगती है, लेकिन वहां पर भी उसे पैसे नहीं मिलते। मैनेजर कहता है कि तुम्हें ओवर टाइम करना होगा, तभी तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। इसलिए पल्लवी ऑर्डर देने के लिए अपने काम पर लग जाती है। देखते देखते वो सभी जगह पर डिलीवरी कर देती है। अब एक बिल्डिंग में बस लास्ट डिलीवरी देने बाकी थी। वो वहां पर जाकर उस फ्लैट का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन अंदर बैठे लोग कहते हैं कि हम बाहर नहीं आएंगे, तुम ही अंदर आकर डिलीवरी दे दो। पल्लवी कहती है कि ये हमारे पॉलिसी के खिलाफ है, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं मानते। अब दोस्तों पल्लवी को कैसे भी करके ये लास्ट डिलीवरी करनी थी, तभी उसे पैसे मिलने वाले थे। इसलिए वो अंदर जाती है और खाना वहां पर रखकर पैसे देने के लिए कहती है। हम देखते हैं कि वहां पर चैनल हेड कुमार साहू, रिपोर्टर संतु और विपक्षी मंत्री पटनायक मौजूद होता है। अब पटनायक पल्लवी को देखकर उसे छेड़ने लगता है। पल्लवी उसे कहती है कि सर आप ये क्या कर रहे हो, प्लीज मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो तभी संतु उसके अकाउंट में 4,000 रुपए सेंड करता है। अब उसने जरूरत से ज्यादा पैसे भेज दिए थे, तो वो उसे कहता है कि ये पैसे एक्स्ट्रा सर्विस के लिए रख दो, और उनकी हिम्मत और भी बढ़ जाती है। इसलिए पल्लवी मंत्री को थप्पड़ मारकर वहां से निकल जाती है। लेकिन इस बात से उन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब अगले दिन पल्लवी अपने काम पर पहुंचती है तो सभी लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं। उसका मैनेजर उसे एक वीडियो दिखाता है और कहता है कि हमारे डिलीवरी के आड़ में तुम ऐसे काम करती हो, तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी का नाम बदनाम हो गया। अब दरअसल दोस्तों उन लोगों ने उस बिल्डिंग का जो सीसीटीवी फुटेज होता है उसे निकालकर एक ऐसा वीडियो बना दिया था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि पल्लवी पैसे लेकर लोगों को सर्विस देने के लिए रूम के अंदर जाती है। इस तरह से उन लोगों ने पल्लवी का नाम बदनाम कर दिया था। अब ये देखकर पल्लवी दुखी होकर वहां से जा रही थी, लेकिन तभी मीडिया वाले उसे घेर लेते हैं, उसे उल्टा सीधा कहते हैं, उसके चेहरे पर कालिक पोत देते हैं। अब पल्लवी वहां से रोते हुए अपने घर पर पहुंचती है। उसके पिता और भाई ये सब कुछ देखकर परेशान हो जाते हैं। फिर वो उन लोगों को उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बताती है। लेकिन अब दोस्तों ये मीडिया वाले उसके घर तक भी पहुंच गए थे। उसका पिता मीडिया वालों को बहुत डांटता है, लेकिन ये घटिया मीडिया वाले उन्हें तो बस उनके न्यूज की पड़ी थी, उल्टा वो तो पल्लवी के ऊपर और भी घिनौने इल्जाम लगा रहे थे। अब उन लोगों को अपने घर से दफा करने के बाद ये लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ न्यूज में पल्लवी के बारे में और भी गंदी बातें फैलाई जा रही थी। अब अगले दिन जब पार्थ अपनी बहन को उठाने के लिए जाता है तो पल्लवी ने बहुत सारी नींद की दवाइयां खा ली थी। ये देखकर वो लोग डर जाते हैं और उससे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब ट्रीटमेंट करने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि आपकी बेटी पल्लवी कोमा में चली गई है। अब हम कुछ कह नहीं सकते कि उसे होश कब आएगा, 1 हफ्ते में, 6 महीने में या फिर 1 साल भी लग सकता है।
अब यही सारी दुख भरी बातें पार्थ उस ऑफिसर को बता रहा होता है। इतने में दोस्तों पुलिस वालों को खबर मिलती है कि विपक्षी मंत्री शंकर पटनायक को किसी ने मार दिया है। अब इसका मतलब ये था कि पार्थ इन सबके मर्डर के पीछे नहीं था। अब पुलिस तुरंत ही क्राइम लोकेशन पर पहुंचती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। वहां से वो हॉस्पिटल पे जाती है ये चेक करने के लिए कि पार्थ सही बोल रहा था या नहीं। तो वहां पर उन्हें पल्लवी कोमा में दिखाई देती है। अब उसके बाद दोस्तों ईशा मीडिया में होने की वजह से वो पुलिस स्टेशन के बाहर आंदोलन करने लगती है। कहती है कि पुलिस ने पार्थ नाम के लड़के को बेवजह गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, इसलिए अब दोस्तों पुलिस को पार्थ को छोड़ना पड़ता है। फिर हम देखते हैं पुलिस बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी क्योंकि अभी तक उनके हाथ कोई भी सबूत नहीं लगा था। फिर ऑफिसर अमिताभ एक प्रेस मीटिंग रखता है जिसमें वो सभी रिपोर्टर को बताता है कि देखिए, शहर में जो भी गलत न्यूज फैला रहा है बस उन्हीं लोगों की हत्याएं हो रही है, इसलिए जो लोग गलत न्यूज बता रहे हैं वो सावधान हो जाइए। मीडिया समाज का एक ऐसा पिलर है जिस पर लोग बहुत भरोसा करते हैं, इसलिए आपका धर्म है कि आप सही जानकारी लोगों तक पहुंचाए, ना कि पब्लिसिटी के लिए झूठी खबरें फैलाए और किसी की जिंदगी बर्बाद करे। इस तरह से वो मीडिया को आह्वान करता है। तो दोस्तों वही दूसरी तरफ हम पार्थ को देखते हैं। वो अपने मोबाइल में यही न्यूज देख रहा होता है और वो हंसने लगता है। और यहाँ पर आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। फ्लैशबैक में हम देखते हैं जब पल्लवी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था तो उसके कुछ दिनों बाद उसे होश आ गया था। तो वहाँ पर पल्लवी के पिता प्रदीप, उसका भाई पार्थ था और हॉस्पिटल में काम करने वाला रिंकू का पिता गोपाल, ये तीनों ही पल्लवी को हौसला देते हैं। वो उसे कहते हैं कि ऐसे रोते हुए बैठने से कुछ नहीं होगा, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत काम किया है उन्हें सबक सिखाना होगा। और इस तरह से दोस्तों ये चार लोग मिलकर एक एक करके उन सभी लोगों का मर्डर करते हैं। पहले गलत खबर फैलाने वाले उस रिपोर्टर लड़के विक्रम को मारते हैं, फिर बर्ता न्यूज़पेपर के मालिक रतिलाल को, उसके बाद यूट्यूबर विवेक को, फिर रिपोर्टर संता को और फिर विपक्षी मंत्री पटनायक को। अब यहाँ पर बचा था सिर्फ चैनल हेड कुमार साहू। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं। अब ये चारों लोग उस कुमार साहू के घर पर पहुंच जाते हैं, उसे पकड़कर बहुत ज्यादा मारते पीटते हैं और फाइनली उसका गला घोटकर जान से मार देते हैं। अब गोपाल मेडिकल फील्ड में काम करने की वजह से वो उसके होठ सिल देता है। इस तरह से ये सभी लोग अपना बदला लेते हैं। तभी दोस्तों यहाँ दूसरी तरफ सीनियर ऑफिसर अमिताभ को शक हो जाता है, इसलिए वो तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचता है। लेकिन ये तो सभी लोग यहाँ पर पहले से ही मौजूद थे। डॉक्टर बताते हैं कि अभी अभी पल्लवी को होश आया है और उसकी तबीयत थोड़ी ठीक है। लेकिन दोस्तों पुलिस ऑफिसर अमिताभ समझ गया था कि इन सभी लोगों ने मिलकर वो सारे मर्डर किए हैं, लेकिन वो उन्हें अरेस्ट नहीं करता क्योंकि पुलिस के पास उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था और इन लोगों ने उन गलत न्यूज फैलाने वाले लोगों को मारकर अच्छा ही काम किया था, इसलिए पुलिस उन्हें कुछ नहीं करती। और दोस्तों इस तरह से ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।